डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर -1। रात्रि गहरी थी और घाटी में फैले धुंध के बीच बस एक ही चीज चमक रही थी, एक लड़की की आंखें। आध्या पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। उसकी सफेद दुपट्टे को हवा ऐसे झकझोर रही थी जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे पीछे खींच लेना चाहती हो। नीचे दूर राजधानी की चमकती रोशनी, हॉर्न, भागती दुनिया। और दूसरी ओर सामने खुला था एक सुनसान, चुप्पी से भरा काला जंगल। आज की रात साधारण नहीं थी। आज उसका 31वां जन्मदिन नहीं था। आज उसकी किस्मत का रीसेट बटन दबने वाला था। आध्या को नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी में आने वाली ये रात उसका सब कुछ बदलने वाली है। पिछले 2 महीनों से आध्या को हर रात एक ही सपना आता था, एक प्राचीन महल, एक जलता हुआ सिंहासन और एक पुरुष जिसकी गहरी आंखें उसे देखकर कहतीं, तुम देर से आई हो, रानी। हर बार आध्या चौंक कर उठ जाती, दिल तेज धड़कता, हथेलियां पसीने से भीगी हुईं, और उसकी कलाई पर वो अजीब निशान तेज जलने लगता। उसकी कलाई पर एक जन्म जैसा चिन्ह था, 3 तीरों का घूमता हुआ चक्र, जिसे वो हमेशा बर्थमार्क समझती रही। लेकिन पिछले दिनों वो जलने लगा था, कभी-कभी इतना कि जैसे किसी ने उसकी नसों में आग भर दी हो। उसने डॉक्टर से लेकर मनोवैज्ञानिक तक सब बदल दिए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ने बस इतना कहा, स्ट्रेस, हैल्यूसिनेशन, ट्रॉमा। पर आध्या जानती थी, ये कुछ और है। ये सामान्य नहीं, ये पुकार है। उस रात आध्या घर लौटी ही थी कि उसकी कमरे की खिड़की खुद ब खुद जोर से खुल गई। हवा अंदर आई, लेकिन ठंडी नहीं थी। वो गर्म थी, जैसे रेगिस्तान की हवा। कमरे में एक आवाज गूंजी, समय पूरा हुआ, अधिराज्ञा। आध्या जम गई। उसके होंठ कांपने लगे। कौन? लेकिन आगे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। हवा घूमी। खिड़की के बाहर अचानक बादलों के बीच नीला लपटों वाला भंवर बनने लगा, और उसकी कलाई पर बना जन्म निशान तेज चमकने लगा। वो चीखी, क्या हो रहा है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बस जमीन हिली, दीवारें पिघलने लगी, और अगले ही क्षण वो हवा में खिंचती चली गई। आध्या ने महसूस किया, वो ना जमीन पर थी, ना हवा में। वो जैसे समय के बीच फंसी हुई थी, इधर-उधर बस तैरती हुई परतें, जैसे किसी ने समय को पतली चादरों में काट कर टांग दिया हो। किसी पर सैकड़ों साल पुराने युद्ध दिखते, किसी पर महल, किसी पर आग, किसी पर उसका अपना चेहरा, लेकिन किसी दूसरे युग में। फिर एक भारी आवाज आई, स्वागत है नियतिपथ में, रानी वैद्या। आध्या की आंखें फैल गईं। रानी वैद्या? मैं कोई रानी नहीं हूं। लेकिन दरारों के बीच बने धुंध के घेरे में एक आकृति उभरी। लंबा शरीर, युद्धकवच, नीली ज्वालासी आंखें। वो धीरे से बोला, नहीं आध्या, तुम आध्या अब हो। पहले तुम वैद्या थी, आराव साम्राज्य की अंतिम शासक। उसने आगे कहा, और हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। धुंध हटते ही आध्या धप्प से जमीन पर गिरी। आंखें खोली तो सामने एक विशाल, सुनहरा महल था। ऊंची मीनारें, जलते फव्वारे और आसमान को चीरती हुई वास्तुकला। और सामने एक पुरुष खड़ा था।
उसका कवच काले सोने का, बाल लहराते हुए, आंखें, वही आंखें जिनका सपना उसे महीनों से आ रहा था। उसने कहा, मैं आरव हूं, आरव अनुश्रुत, तुम्हारा संरक्षक। आध्या ने हड़बड़ाकर कहा, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? और तुम मुझे रानी क्यों बुला रहे हो? आरव उसकी ओर एक कदम बढ़ा। उसकी आवाज शांत, लेकिन भीतर गहरी शक्ति थी। क्योंकि तुमने मौत को धोखा देकर दूसरा जन्म लिया था। आध्या का दिल कस गया। मेरी मौत? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें जहर दिया गया था। धोखा, सत्ता के लिए। और तुम्हारी आखिरी इच्छा थी मुझसे बदला लेना नहीं, बल्कि अपना भाग्य फिर से लिखना। आध्या का दिमाग घूमने लगा। तो मैं पुनर्जन्म लेकर वापस यहां आई हूं। आरव की आंखों में एक गहरी चमक आई। हाँ, रानी, तुम्हारा पुनर्जन्म, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा भाग्य सभी आज जुड़े हैं। आध्या ने गहरी सांस ली। अगर मैं सच में कोई रानी थी, तो मुझे क्या करना है? आरव ने आसमान की ओर देखा, जहां अचानक बादलों के बीच आग की एक रेखा चमकी। तुम्हें वह युद्ध पूरा करना है जिसे तुमने अधूरा छोड़ा था। आध्या ने आंखें संकड़ी कीं। और मेरा दुश्मन कौन है? आरव उसकी ओर झुका। उसकी आवाज धीमी, भारी और एक अजीब सी तकलीफ भरी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसे तुमने अपने पिछले जन्म में सबसे ज्यादा प्यार किया था। आध्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। कौन? आरव की आंखों में तूफान सा भर आया। राजकुमार वीर, तुम्हारा वचनबद्ध प्रेम और तुम्हारा हत्यारा। आध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पहला शब्द बस इतना था, क्या? क्यों? आरव का जवाब आया, क्योंकि तुममें एक शक्ति है जो पूरे साम्राज्य की नियति बदल सकती है। और वही शक्ति उसके लिए खतरा है। आसमान में बिजली गिरी। सारा महल कांप उठा। आरव ने उसके हाथ पकड़े। तुम यहाँ बदला लेने नहीं आई हो, रानी। तुम यहाँ अपनी किस्मत बदलने आई हो। आध्या ने धीरे से पूछा, तो शुरुआत कैसे होगी? आरव मुस्कुराया। तुम्हारी असली कहानी अब शुरू होती है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2, खोई हुई रानी की पहली शक्ति। महल की दीवारें सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, लेकिन आध्या का मन अब भी रात के तूफान में अटका हुआ था। वो धीमे कदमों से आरव साम्राज्य के प्रचंड महल की ओर बढ़ रही थी। हर खंभा, हर मूर्ति, हर दीवार उसे अजीब सी जानी पहचानी लग रही थी। जैसे उसने इन्हें देखा नहीं, बल्कि जिया हो। उसके दिल में अनचाहा दर्द था। क्या मैं सच में इस युग की, इस साम्राज्य की रानी थी? और क्या सच में जिसने मुझसे प्रेम किया वही मेरी मौत का कारण बना? आरव उसके पीछे पीछे चल रहा था, गंभीर, स्थिर, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आध्या को असहज भी करता था और अनजाने में सुरक्षित भी। महल का मुख्य कक्ष बेहद विशाल था। ऊंची छतें, जलते अग्निदीप और धूप चंदन की खुशबू। जैसे ही आध्या अंदर आई, 2 दर्जन सैनिक एक साथ झुके और बोले, जय हो महारानी वैद्या। आध्या का सांस रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी और की जिंदगी उसके ऊपर डाल दी गई हो। उसने हड़बड़ाकर कहा, नहीं, मैं महारानी नहीं। मैं सिर्फ आध्या हूं। मुझे मेरे बारे में कुछ याद नहीं।
सैनिकों ने नजरें झुका ली, मानो अपराध कर दिया हो। आरव आगे आया। यही कारण है कि तुम वापस लाई गई हो। तुम्हारी स्मृतियां तुम्हारी शक्ति से बंधी हैं। शक्ति जागेगी तो स्मृतियां लौटेंगी। आध्या ने गहरी सांस ली। और ये शक्ति है क्या? आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम काल भ्रंता हो, समय को मोड़ने वाली। यही कारण है कि तुम पुनर्जन्म ले सकी। आध्या सन्न रह गई। मैं समय को मोड़ती हूं? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। फिलहाल तो नहीं, लेकिन तुम कर सकती हो। महल की पश्चिमी दीवार के पास एक बड़ा पत्थर का द्वार था, जिस पर वही निशान बना था जो उसकी कलाई पर था। 3 घूमते तीरों का चक्र। आध्या ने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, किंतु जैसे ही उसकी उंगलियां सतह के पास पहुंची, धड़ाम, एक तेज हवा का झोंका उठा। दीवार से नीली चमक निकली। महल कांपने लगा। आरव चिल्लाया, आध्या, पीछे हटो। लेकिन आध्या हट नहीं पाई। वो जैसे जड़ हो गई थी। उसकी कलाई पर बना चिन्ह अचानक जलने लगा और दीवार के अंदर समा गया। अगले ही पल चक्र घूमने लगा। नीली ज्वाला भड़क उठी और एक तेज प्रकाश विस्फोट हुआ। आध्या पीछे फेंकी गई और उसके हाथ के सामने हवाओं की पतली परतें जमा होने लगी, जैसे समय की रेखाएं एक जगह खींची जा रही हों। उसने कांपते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? आरव उसकी ओर दौड़ा। पहली शक्ति जाग रही है। तुम काल लहर बना रही हो। इसे नियंत्रित करो, आध्या। नहीं तो ये तुम्हें निगल लेगी। आध्या ने घबराकर अपनी हथेलियों को बंद किया, पर शक्ति बंद होने की बजाय और उग्र हो गई। समय की रेखाएं एक दूसरे में उलझ गईं, कुछ तेज, कुछ धीमी, कुछ ऐसा कि धुआंसा फैल रहा हो। एक परत में उसने खुद को बचपन में देखा, एक परत में किसी युद्ध के बीच, एक परत में वो किसी की बाहों में। एक व्यक्ति जिसकी पहचान अभी भी धुंध थी। वो चीखी, मैं इसे रोक नहीं पा रही। आरव ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसके स्पर्श से जैसे समय का तूफान स्थिर होने लगा। आध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उसकी ओर देख रही थी। और फिर अचानक शक्ति थम गई। सन्नाटा छा गया। पर इसके साथ ही महल का द्वार खुद ब खुद खुल गया। द्वार के अंदर धुंध थी, पर जैसे ही दोनों आगे बढ़े, दृश्य स्पष्ट होने लगा। ये कोई कमरा नहीं था। ये कोई याद थी, जो अब एक फिल्म की तरह सामने चल रही थी। आध्या ने देखा, एक सिंहासन। उस पर वो खुद, रानी वैद्या, बैठी है। चेहरे पर तेज, आंखों में आग और जिस्म पर चमकदार कवच। और उसके सामने एक व्यक्ति घुटनों पर बैठा था, सीने में गहरी तलवार धंसी हुई। आध्या ने कंपी महसूस की। ये कौन है? दृश्य और साफ हुआ और चेहरा दिखा। वो राजकुमार वीर था। वही व्यक्ति जिसने उसे मार डाला था। लेकिन उससे भी अधिक शॉकिंग बात थी, उसकी हत्या वैद्या ने स्वयं की थी। आध्या चिल्ला पड़ी, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं किसी से इतना प्यार करती थी तो मार क्यों दूंगी? आरव ने गहरी सांस ली। यही तो रहस्य है, रानी। तुम्हारी मौत के पीछे की वजह का आधा सच इस दृश्य में है।
और आधा सच जिसे अभी देखना बाकी है। आध्या रो पड़ी। क्या मैं राक्षस थी? क्या मैं बुरी थी? आरव ने आगे बढ़कर उसकी हथेली पकड़ ली। उसका स्पर्श गर्म और स्थिर था। नहीं, तुम्हें परिस्थितियों ने मजबूर किया था। आध्या ने भीगे स्वर में पूछा। कौन सी परिस्थितियां? आरव ने उसकी आंखों में देखा। वही जो किसी दिन तुम्हें फिर उसकी ओर ले जाएंगी और उसी आदमी से तुम्हारा अगला संघर्ष तय करेंगी। आध्या का दिल धड़कना भूल गया। मतलब, मुझे वीर से फिर मिलना होगा? आरव ने धीरे से कहा। बहुत जल्द। महल के बाहर शस्त्रों की आवाज गूंजी। सैनिक अंदर दौड़े। महाराज आरव। सीमा पर काले धुएं का तूफान दिखा है। किसी ने समयभंग का उपयोग किया है। आरव सख्त हो गया। ये काम सिर्फ दो ही कर सकते हैं। आध्या ने डरते हुए पूछा। दो? पहला मैं और दूसरा कौन? आरव ने भारी आवाज में जवाब दिया। राजकुमार वीर। आध्या का गला सूख गया। मतलब, वो उठ चुका है? आरव ने तलवार निकाली। हाँ, रानी। तुम्हारा पहला दुश्मन जाग चुका है। महल की दीवारें कांप उठीं। आसमान फट गया। काले धुएं का तूफान तेजी से महल की ओर बढ़ने लगा। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मेरे साथ चलो। तुम्हारी शक्ति अभी अधूरी है। एक चूक और वो तुम्हें फिर मार देगा। आध्या ने गहरी, कांपती सांस ली। और अगर ये मेरी किस्मत बदलने का मौका है, तो मैं डरूंगी नहीं। आरव ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। यही तो असली रानी की पहचान है। और साथ ही दूर कहीं से एक आवाज आई, जो किसी गहरे शून्य से फटी हो। वैद्या, मैं लौट आया हूं। आवाज राजकुमार वीर की थी। और उसमें प्यार नहीं था, सिर्फ आग थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3, वो जो मर चुका था लौट आया। महल की ऊंची ऊंची दीवारें काले धुएं की लपटों से कांप रही थी। आसमान लाल हो गया था, ऐसा लाल जो खून की तरह चमकता है। चारों ओर हवा में बिजली सी तड़प रही थी। और इस तूफान के बीच एक ही आवाज गूंज रही थी। वैद्या, मैं लौट आया हूं। आध्या के भीतर कुछ टूट गया। एक अनजानी ठंड उसकी रीढ़ के आर पार उतर गई। वो आवाज उसने सिर्फ सपनों में सुनी थी, लेकिन इस बार वो आवाज हकीकत थी। आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श आध्या को जमीन पर खड़े रहने में मदद कर रहा था। घबराना मत, उसने धीमे से कहा। ये वही है जिसका लौटना सबसे खतरनाक था। आध्या कांपती आवाज में बोली। ये आवाज, ये मेरा पीछा क्यों करती है? क्या सच में उसने ही मुझे मारा था? आरव की आंखें सख्त हो गईं। हाँ, लेकिन बात उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। सच का आधा हिस्सा तुम्हें मिला है, बाकी आधा वही लेकर आया है। अचानक महल की बाहरी दीवार धड़ाम से टूट गई। सैनिक बिखर गए। कुछ उड़ते हुए दूर जा गिरे। काले धुएं का एक विशाल चक्रवात भीतर घूमता हुआ आया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने काल ऊर्जा का भंवर खोल दिया हो। उस भंवर के बीच किसी की आकृति उभरने लगी। काले कवच में लिपटा शरीर, लंबे हथियार और आंखें जो खून सी लाल थी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी पीड़ा भी थी। वो था राजकुमार वीर।
वही आदमी जिसे आध्या ने पिछले जन्म में मारा था और जिसने बाद में उसे मार दिया था। वीर की नजर सीधे आध्या पर पड़ी। कुछ पल के लिए समय थम गया। आसपास का तूफान मानो जम गया हो। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, वैद्या। आध्या का सीना भारी हो गया। उस शब्द में नफरत भी थी, प्यार भी, और कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसने धीमे से कहा, मैं वैद्या नहीं हूं, मैं आध्या हूं। मेरे पास तुम्हारी कोई याद नहीं। वीर की आंखों में हैरानी की पतली सी लपट उठी। उसने कदम आगे बढ़ाया। तुम याद नहीं करोगी, क्योंकि तुमने मुझे चुनकर फिर मेरे ही हाथों अपनी मौत लिख दी थी। आरव उसके सामने आ खड़ा हुआ। बस उसे अपनी जहरीली बातों में मत उलझाना। वीर चिल्लाया। चुप रह आरव, ये हमारे बीच की बात है, तुम्हारे और मेरी नहीं। आरव ने तलवार निकाली। अब वो आध्या है और उसे तुम्हारे अंधकार से दूर रखना मेरा कर्तव्य है। वीर की हंसी गूंजी। कितने जन्मों से कर्तव्य निभा रहा है तू, और हर बार असफल हुआ है। दोनों की तलवारें हवा में चमक उठीं। महल की जमीन कांप गई। आसमान में दरारें पड़ गईं। वीर ने अपनी हथेली उठाई। उससे काले धुएं की तलवार बनी। ऊर्जा की हर परत लपटों की तरह फड़फड़ा रही थी। आरव ने सुनहरा प्रकाश बुलाया। उसकी तलवार में सूरज की तेज चमक जैसी गर्मी उठी। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। धड़ाम। पहली टक्कर में ही महल का आधा प्रवेशद्वार टूट गया। सैनिक दूर जा गिरे। आध्या की सांस अटक गई। दोनों की टक्कर ऐसा तूफान पैदा कर रही थी जो हवा को काट रहा था। वीर ने गुर्राकर कहा, उसे मेरे पास आने दो आरव। वो मेरी रानी थी और अब भी है। आरव दहाड़ा। वो अब किसी की नहीं, वो अपनी है। आध्या चिल्ला उठी। बस रुको दोनों। लेकिन कोई नहीं रुका। दोनों अपनी अपनी शक्ति से पूरी ताकत लगा रहे थे। धुआं, प्रकाश, धातु की आवाज, सब मिलकर एक विनाशकारी संगीत बना रहे थे। इस उथल पुथल में अचानक आध्या की कलाई फिर चमकने लगी। चिन्ह नीले से बैंगनी हुआ और बैंगनी से काला। आरव चिल्लाया, आध्या, उसे रोकने की कोशिश मत करना। तेरी शक्ति अभी अस्थिर है। लेकिन आध्या को अंदर से आवाज आ रही थी, तुम्हारा समय है। और जैसे ही वीर ने दूसरी बार हमला किया, उसका वार आरव को चीरने वाला था। आध्या के हाथ खुद आगे उठ गए और उसने चीख कर कहा, रुको। जहां उसका हाथ उठा, वहां हवा की पतली रेखाएं कटने लगी, जैसे समय की डोर को किसी ने खींच लिया हो। अचानक सब कुछ थम गया। तूफान थम गया। वीर का वार हवा में रुक गया। आरव जम गया। धुआं ठहर गया। आध्या ने समय रोक दिया था। उसका शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन शक्ति उसकी उंगलियों में नाच रही थी। ये कैसे? मैंने ये कैसे किया? आरव ने घायल होकर धीरे से कहा, तुमने समय स्थिरता की दूसरी शक्ति जागृत की है। ये सबसे खतरनाक शक्ति है। वीर की आंखें भले ही रुकी हुई थी, लेकिन उनमें ज्वाला साफ दिख रही थी। शक्ति कुछ पल बाद टूट गई। समय फिर दौड़ पड़ा। वीर आगे गिरा, लेकिन संभल गया। उसने आध्या को देखा। एक अनोखी हैरानी
दर्द और पागलपन की तीखी चमक के साथ उसने फुसफुसाया, तो तुम्हें याद आ गया। तुम वही शक्ति फिर से जगाने लगी हो। आध्या कांपते हुए बोली, मुझे कुछ याद नहीं आया। बस मैं नहीं चाहती कोई मरे। वीर की आंखें मुलायम हुईं, कुछ पल के लिए ऐसे जैसे वो सच में दुखी हो। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम हमेशा ऐसी ही थी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वैद्या। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन तुम्हें जो याद नहीं, वो बताना मेरा हक है। आध्या ने भय में पूछा, क्या? वीर आगे झुका। उसकी आवाज गहरी, खतरनाक और दिल को चीरने वाली थी। कि तुमने मुझे इसलिए मारा था क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी। आध्या सुन्न रह गई। वीर ने अपनी तलवार गिरा दी। उसकी नजरें कांप रही थी। और मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरे साम्राज्य के लिए खतरा बन गया था। वीर मुड़ा। काला धुआं उसे घेरने लगा। जाते जाते उसने आखिरी बात कही, मैं वापस आऊंगा, वैद्या। और इस बार तुम्हें चुनने का मौका नहीं मिलेगा। भंवर फटा और वो गायब हो गया। हर सैनिक स्तब्ध था। महल टूटा पड़ा था। आसमान में घाव जैसे निशान रह गए थे। आध्या वहीं खड़ी रही, टूटी, थकी और भयभीत। उसने मुझसे प्यार किया था, उसने सोचा। आरव ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन उसका प्यार अंधा, हिंसक और घातक था। आध्या ने पूछा, और मेरा? मैंने उसे क्यों मारा था? अगर मैं उससे प्यार करती थी? आरव की आंखों में एक रहस्य चमका। यही तो सबसे बड़ा सच है, रानी, जो अभी छुपा हुआ है। आध्या की कलाई फिर चमकने लगी। उसका दिल डूब गया। कहानी अभी शुरू ही हुई थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4, अतीत की राख में छुपा सत्य। रात के सन्नाटे में हवेलीनुमा मेंशन की खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति की सांसें चल रही हों। आरव ने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर चारों ओर देखा। हर दीवार, हर तस्वीर, हर पुरानी वस्तु जैसे उसे पहचान रही थी, और यह उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। अभी कुछ ही घंटों पहले वह इस घर की दहलीज पार कर चुका था, एक दहलीज जो उसके भाग्य का पहला मोड़ बनने वाली थी। दादी ने उसे 1000 बार चेताया था, ऊपर वाली मंजिल पर मत जाना, बेटा। वहां पुराना समय सो रहा है। लेकिन जब कभी किसी पर पुरानी जिंदगी की परछाइयां पीछा कर रही हों, तो बंद दरवाजे और ज्यादा खींचते हैं। आरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। लकड़ी की सीढ़ियां उसके पांवों के नीचे चरमराईं, हर चरमराहट जैसे अतीत का एक और अध्याय खुल रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, लंबे गलियारे के अंत में एक काला दरवाजा। दरवाजे पर उकेरा हुआ चिन्ह वही था जो उसे बचपन से सपनों में दिखता था। 3 घूमते हुए वृत्त और बीच में आग का छोटा चिन्ह। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह वही है, वही चिन्ह जो मरने से पहले भी उसने देखा था जब उसे तलवार से काटा गया था। वही जो उसकी पहली जिंदगी का अंतिम चिन्ह था। दरवाजा उसने धीरे से धकेला। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन कमरे का तापमान असहज रूप से ठंडा था, जैसे किसी ने अभी-अभी इसमें सांस छोड़ी हो। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था।
उसका फ्रेम काले पत्थर से बना था और उस पर वही प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। आरव ने हाथ बढ़ाया। उंगली दर्पण की सतह से छुई ही थी कि पूरा कमरा कांप उठाया। एक तीखी रोशनी चमकी और अगले ही पल दर्पण से धुआं निकलने लगा। धुएं में एक आकृति बनने लगी, लंबी कद वाली, सुनहरी कवच में, और चेहरे पर वही निशान जो आरव की कलाई पर जन्म से बना हुआ था। वह चौंक गया। उसका शरीर जम गया, क्योंकि उस आकृति का चेहरा बिल्कुल उसका अपना था। धुएं की आकृति ने आंखें खोली। उन आंखों में आग थी, शांति भी थी, और एक ऐसा दुहक जो मनुष्य कई जन्मों में भी नहीं उठा सकता। आरव, आवाज आई, दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई। या शायद अर्जुन कहना बेहतर होगा। आरव की सांसें रुक गईं। निकला हुआ शब्द ऐसा था जो उसने कभी सुना भी नहीं, पर दिल ने उसे तुरंत पहचान लिया। मैं कौन हूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। धुएं की आकृति मुस्कुराई। तुम एक अधूरा युग हो। तुम्हें याद नहीं, पर तुम्हारी पहली जिंदगी एक युद्ध में समाप्त हुई थी। आरव की आंखों में पल भर में सैकड़ों दृश्य चमक उठे। तलवारें, रक्त, जलता हुआ किला, और एक लड़की की चीख। कौन? वह बोल भी न पाया। धुएं की परछाई आगे बढ़ी। वह लड़की जिसे तुमने वचन दिया था कि मृत्यु भी तुम्हें अलग नहीं कर सकेगी। और तुम मरकर भी लौट आए। आरव का दिल किसी अज्ञात दर्द से कस गया। वह याद उसकी छाती में कुछ तोड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। दर्पण की रोशनी अचानक और तेज हो गई। अकस्मात एक स्त्री की आकृति उभरी। लंबे काले बाल, गहरी आंखों में अनकही कहानियां, और होंठ-होंठ पर एक दर्दभरी मुस्कान। उसका नाम हवा में गूंज उठा। सेरिया। जैसे धड़कनों को चीरते हुए कोई पैना सुर। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। यह नाम, जैसे वह सदियों से अपने भीतर ढो रहा था। तुम उसे ढूंढ रहे हो, आरव। आवाज आई। और वह भी इस जन्म में है। कहीं तुम्हारी ही तरह खोई हुई। उसने हवा में हाथ बढ़ाया, लेकिन छवि गायब होने लगी। धुआं फटने लगा। रुको, मुझे बताओ, वह कहाँ है? आवाज मध्यम होती गई। भाग्य तुम्हें फिर मिलाएगा, लेकिन इस बार समय तुम्हारा साथ नहीं देगा। और दर्पण फट गया, एक भयानक आवाज के साथ। पूरा कमरा हिल गया। आरव चीखते हुए पीछे गिरा। और तभी सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज आई। दादी दौड़ती हुई कमरे में पहुंची, चेहरा सदमे से सफेद। यह कमरा तो वर्षों पहले सील किया गया था। तुमने इसे खोला कैसे? आरव अभी भी जमीन पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। कलाई पर बना निशान पहली बार हल्की लाल रोशनी में चमक रहा था। दादी ने उसे देखा, और उनकी आंखें डर से फैल गईं। इतने साल बाद वह बुदबुदाई। फिर वही निशान जाग उठा। आरव ने दादी की ओर देखा। दादी, आप जानती थी ना मैं कौन हूं? मैंने क्या देखा? दादी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, तुम मेरे पोते नहीं हो। कम से कम पहली जिंदगी में नहीं। आरव का दिल रुक गया। तुम प्राचीन वंश के अंतिम उत्तराधिकारी थे। एक ऐसा वंश
जिसे समय ने खुद श्राप दिया था। तो मैं। उसकी आवाज टूट गई। दादी ने धीरे से कहा, तुम पुनर्जन्म हो, आरव। दादी ने आगे कहा, और जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो, जिसका नाम तुम्हारी पिछली सांसों में बसा है, वह इस शहर में है। यही, इसी वक्त आरव का सीना एकाएक तेजी से उठने लगा। उसका दिल पहले से भी ज्यादा जोर से धड़क रहा था। कौन है वो, दादी? दादी ने उसकी ओर ठहरकर देखा। उसका नाम। वह बोलने ही वाली थी कि नीचे से दरवाजा जोर से खुला। किसी लड़की की आवाज आई, स्पष्ट, तेज और अजीब तरह से परिचित। हेलो, कोई है यहाँ? मैं पहली बार इस घर में आई हूं। आरव जैसे पत्थर बन गया। दिल में एक झटका सा लगा। उस आवाज में कुछ था, बहुत कुछ, जो उसने कहीं सुना था। दादी ने धीरे से फुसफुसाया, शायद किस्मत ने तुम्हें देर नहीं की। आरव खिड़की के पास गया, नीचे झांका और उसे पहली झलक मिली। लड़की ने जैसे ही सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखों में वही चमक थी, वही मासूमियत, वही दर्द। और उसी पल आरव के भीतर से एक फुसफुसाहट आई, सेरिया। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 5, पहली मुलाकात, जिसे समय ने खुद लिखा। हवेली के विशाल दरवाजे के बाहर खड़ी वह लड़की, ठंडी हवा में जैसे किसी पुराने युग की दहलीज पर खड़ी हो। आरव की धड़कनें तेज होने लगी। वह खिड़की के पीछे से उसे देख रहा था, और अजीब बात यह थी, उसे देखने के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं थी। जैसे दिल उसे पहले से जानता हो, जैसे किसी ने उसके सीने में उसका नाम पत्थर पर उकेर कर छोड़ दिया हो। नीचे से दादी की आवाज आई, आरव, उसे अकेला मत छोड़ना। किस्मत आज खुद तुम्हारे दरवाजे पर आई है। आरव के पांव खुद ब खुद सीढ़ियों की ओर बढ़ गए, बहुत धीरे से, जैसे कोई सपना टूटा न जाए। दरवाजा खुला। हल्की धूप घर के अंधेरे हिस्से को चीरते हुए अंदर आई, और वहां वह लड़की खड़ी थी। सफेद कुर्ता, गर्दन पर नीली दुपट्टे की हल्की लहर, और आंखें, वह आंखें जैसे उसे सदियों से देखती आई हों। लड़की ने हल्की मुस्कान दी, हाय, मैं रास्ता पूछते पूछते यहां तक आ गई। थोड़ी मदद चाहिए थी। आरव उसे देखता ही रह गया। कुछ सेकंड तक वह बोल ही नहीं पाया। उसकी सांसें जैसे रुक गई थी। लड़की ने भौहें उठाईं, उम्मा, सब ठीक? आप सुन सकते हैं? आरव को होश आया। हाँ, हाँ, मैं सुन सकता हूँ। आप कौन? उसने बाल कान के पीछे सरकाए। मेरा नाम है सेजल। उसका नाम सुनते ही आरव के भीतर अजीब सी जलन उठी, मानो दिल चिल्लाकर कह रहा हो, वह सेजल नहीं, वह सेरिया है। एक पल को तो वह पीछे डगमगा गया। सेजल हल्के हल्के घर के अंदर कदम रखने लगी। हर वस्तु को वह ऐसे देख रही थी जैसे कोई खोई चीज याद करने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथ दीवारों पर रखी प्राचीन तलवार के पास रुके। ये चिन्ह अजीब है, मुझे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। आरव ने तेजी से उसकी ओर देखा। उस भीतरी खिंचाव को वह पहचान चुका था। आखिरकार दादी ने उसे बताया ही था। उस लड़की की आत्मा भी इस जन्म में लौट आई है। सेजल ने सवालिया निगाहों से पूछा,
क्या मैं यहाँ पहले कभी आई हूँ? आरव सोच में पड़ गया। क्या वह सच बोल दे, या वह सच जिसे सुनने के लिए समय अभी तैयार नहीं था? आखिर उसने कहा, शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। वह हंस दी। उस हंसी की आवाज मानो किसी टूटे दिल पर मरहम डाल रही हो। उसे लगा उसने यह हंसी पहली जिंदगी में भी सुनी थी। सेजल ने हवेली के भीतर नजर दौड़ाई। ये घर बहुत पुराना है ना? हाँ, आरव ने कहा, सैकड़ों साल पुराना। कई रहस्य हैं इसमें। वह फिर आगे बढ़ी। कभी कभी अजीब लगता है, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। आरव की गर्दन झटके से ऊपर उठी। उसी समय उसकी कलाई पर बना जन्मचिन्ह हल्की रोशनी में चमक उठा। सेजल ने आश्चर्य से कहा, ये रोशनी? आरव तुरंत अपना हाथ पीछे ले गया। कुछ नहीं, बस लाइट रिफ्लेक्शन होगा। सेजल उसे घूरने लगी, जैसे वह उसके झूठ को पहचान गई हो। फिर वह अचानक बोली, क्या मैं यहाँ कहीं बैठ सकती हूँ? मुझे नहीं पता क्यों, पर इस घर में आते ही दिल भारी सा हो गया है। आरव ने उसके लिए पुराना सोफा खींचा। वह बैठी, और तभी एक तेज हवा चली। रैक पर रखी पुरानी किताबें गिर गईं। 3 पन्ने उड़कर सेजल की गोद में आ गिरे। वह घबराई नहीं, पन्ने उठाकर देखने लगी, और फिर उसकी आंखें फटी रह गईं। पन्नों में एक पुराना चित्र था, एक युद्ध भूमि की पेंटिंग। तलवार थामे एक योद्धा, और उसके ठीक बगल में एक लड़की। लड़की के चेहरे पर वही दर्दभरी मुस्कान, वही चिन्ह, वही आंखें। सेजल की उंगलियां कांपने लगी। उसकी सांसें लड़खड़ाई। ये मैं हूं। आवाज इतनी धीमी थी कि आरव को भी सुनाई नहीं दी। लेकिन उसने देखा, उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। सेजल की उंगली उस लड़की की आंखों पर रुक गई। ये बहुत अजीब है। इस चित्र की लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। आरव के भीतर का तूफान फट पड़ा। दिल चीख रहा था, हाँ, वही हो तुम। जन्मों के बाद भी वही। लेकिन होंठ चुप थे। सेजल खड़ी हुई, एक कदम पीछे हटे, जैसे किसी अधूरी याद ने उसकी आत्मा को हिला दिया हो। वह धीमी आवाज में बोली, मुझे यहां से जाना होगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा। आरव ने उसे रोकने को हाथ बढ़ाया, पर रुक गया, क्योंकि उसने महसूस किया, यह खिंचाव अगर सच है तो वह वापस आएगी। सेजल बाहर जाने लगी। दहलीज पार करते ही वह मुड़ी। वैसे मेरा रास्ता अभी भी नहीं मिला, लेकिन अजीब बात है, मुझे लगता है कि मुझे यहां फिर आना पड़ेगा। आरव ने हल्की मुस्कान दी। किस्मत कभी सिर्फ एक बार दरवाजा नहीं खटखटाती। सेजल ने उसे 2 सेकंड तक देखा। उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य को टटोल रही थी। फिर वह चली गई। दरवाजा बंद हुआ, और उसी क्षण कमरे के अंदर हवा कांप उठी। दर्पण का टूटा हुआ टुकड़ा अपने आप चमकने लगा, मानो बोल रहा हो, पहला मिलन पूरा हुआ। अब किस्मत तुम्हें फिर मिलाएगी, लेकिन इस बार एक सच उजागर करने के लिए। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, उस रात। अतीत ने पहली बार दस्तक दी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की सी धुंध थी।
और शहर की बत्तियां दूर दूर से टिमटिमा रही थी। सेजल अपनी स्कूटी घर की ओर चला रही थी, लेकिन उसका मन अब भी उस हवेली में ही अटका हुआ था। कुछ था जो उसे लगातार अंदर से खींच रहा था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। हवेली में कदम रखते ही जो अजीब सा दर्द उसके दिल में उठा था, वह अभी भी धीरे धीरे धड़क रहा था। और उस चित्र की लड़की, जिसका चेहरा उससे हूबहू मिलता था, उसे बार बार याद आ रहा था। सेजल अपने कमरे में पहुंची। उसने बैग बेड पर फेंका और सीधे दर्पण के सामने जाकर खड़ी हो गई। चेहरा हल्का पसीने से भरा था। ये ऐसा क्यों लगा जैसे वो लड़ाई, वो कवच, वो तलवार, सब सच में मेरा हिस्सा हो? उसने अपनी उंगली दर्पण की सतह पर घुमाई और पल भर के लिए लगा कि दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि उस लड़की का चेहरा झलक रहा है। वह 2 कदम पीछे हट गई। सेजल, शांत हो। यह सिर्फ थकान है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसके भीतर एक आवाज साफ कह रही थी, यह थकान नहीं, यादें हैं जो लौटने लगी हैं। रात के करीब 2 बजे थे। कमरा शांत था। बाहर सड़कें खाली, लेकिन सेजल की सांसें तेज थी। नींद आते आते अचानक वह एक अंधेरी रहस्यमय जगह में खड़ी थी। नीला आसमान, लाल रंग की रेत, हवा में धुएं की गंध। यह कोई सपना नहीं लगता था, यह याद लगता था। उसने नीचे देखा। उसके पैरों में सामान्य सैंडल नहीं थी, बल्कि प्राचीन जमाने की चप्पलें थीं। और उसके कपड़े सफेद और सुनहरे धागों से कड़े हुए प्राचीन वस्त्र थे। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी, सेरिया, सेरिया, भागो। सेजल का दिल 1000 गुना तेज धड़कने लगा। सेरिया, ये कौन बुला रहा है? और तभी जहां वह खड़ी थी, वहां धरती हिलने लगी। लाल रेत तेजी से उड़ने लगी जैसे कोई युद्ध छिड़ने वाला हो। और धुएं के बीच एक योद्धा उभरने लगा। लंबा कद, कंधों पर सुनहरा कवच और आंखों में वही आग जो उसने हवेली में आरव की आंखों में देखी थी। वह चिल्लाई, तुम कौन? योद्धा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में वही चिन्ह, वही 3 घेरों वाला चिन्ह चमक उठा। सेरिया, मैं आया हूं इस बार तुम्हें बचाने। उस पवित्र, भारी आवाज में वह इतना साफ सुन पा रही थी कि जैसे यह सपना नहीं, एक जीवित क्षण हो। और तभी एक तेज, चिढ़ाने वाली आवाज आई, देर हो चुकी है। धुएं में से एक और आकृति उभरी। एक स्त्री। उनकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। तुम दोनों का वचन मैं इस बार भी पूरा नहीं होने दूंगी। उसके हाथ में आग की तलवार थी। उसने तलवार घुमाई और तेज चमक ने सब कुछ जला दिया। सेजल चीखी, नहीं। और अचानक वह अपने बिस्तर पर बैठ गई। सांसें तेज, पूरी पीठ पसीने में भीगी हुई। कमरा अंधेरा था, लेकिन दर्पण में फिर वही हल्की धुंध दिखाई दे रही थी। वह पास गई और इस बार दर्पण ने साफ दिखाया उसी युद्ध की झलक। वही लाल रेत, वही बच्ची सी खोजती आंखें, वही योद्धा जो बिल्कुल आरव जैसा लगता था। सेजल कांप गई। ये कैसे हो रहा है? मैं क्यों इस लड़की के सपने देख रही हूं?
दर्पण में लड़की के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सेजल को मंत्रमुग्ध सा महसूस हुआ। वह हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि कांच अचानक टूट गया। एक तेज आवाज के साथ सेजल चीख उठी, शरीर पीछे गिरा, लेकिन दर्पण के टूटे टुकड़ों में एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आरव का। वह समझ ही नहीं पाई, वह कैसे? सुबह होने पर सेजल माँ के पास गई। चेहरा नींद से सूजा हुआ था। माँ, मुझे कल रात बहुत अजीब सपना आया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में थी। कोई मुझे सेरिया बुला रहा था। माँ का चेहरा सुनकर ही उतर गया। उनकी आंखों में डर चमक उठा। फिर से ये शब्द सेजल के दिल में हथौड़े की तरह गिरे। फिर से? मतलब ये पहले भी हुआ है। माँ कुछ पल चुप रहीं। फिर धीरे से बोली, बचपन में तुम हर रात उठ जाती थी, रोती थी और एक ही नाम लेती थी, से रिया या से त्रिया। हम समझ नहीं पाए। सेजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं। वह धीरे से बोली, माँ, मुझे लगता है मेरा कुछ संबंध है उस जगह से, उस नाम से, और शायद गहरी सांस लेते हुए बोली, आरव से भी। उस शाम सेजल सड़क से गुजर रही थी, जब अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी और तभी एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। हेलमेट उतारते ही वह चेहरा उसी तरह चमका, जैसे सपना जीवित होकर सामने खड़ा हो। आरव। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो सेजल के सपने में योद्धा की आंखों में थी। आरव ने धीमी, गहरी आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? कल तुम्हारे जाने के बाद हवेली में कुछ बदल गया। सेजल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे अंदर भी कुछ बदल गया है और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आरव ने होंठ भींचे। पूछो। सेजल ने कांपती आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी से जुड़ी हूं? आरव स्तब्ध रह गया। हवा उनके बीच थम गई और उसके बाद आरव की आंखों में पहली बार वह दर्द उभरा जो सदियों से सोया हुआ था। हाँ, तुम ही वो हो। तुम ही सेरिया हो। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 7, सदियों का सच, जो 2 जन्मों को जोड़ता है। हवा जैसे थम गई थी। सड़क पर लोग गुजर रहे थे, कारें अपने हॉर्न बजा रही थी। जीवन अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। पर आरव और सेजल के लिए दुनिया रुक गई थी। आरव का जवाब, वो एक शब्द, तुम ही सेरिया हो। सेजल की रीढ़ तक ठंडे झटके की तरह उतर गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर आवाज जैसे गले में अटक गई थी। आरव उसे चुपचाप देखता रहा। वह जानता था, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। सेजल ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? आरव की आंखें गहरी थी, जैसे उनमें सदियों का अनुभव समा गया हो। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हें खुद सपने आने लगे हैं, है न? सेजल सन्न रह गई। तुम्हें कैसे पता? आरव ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। लाल रेत, धुआं, एक स्त्री की आवाज, एक योद्धा जो तुम्हें सेरिया बुलाता है।
और तुम्हारे हाथ पर जलन सी होती है। सही कहा ना? सेजल पीछे हट गई। उसका दिल अब भी डर और आकर्षण के बीच झूल रहा था। तुम कैसे जान सकते हो यह सब? आरव ने बेहद शांत और लगभग दर्दभरी मुस्कान दी। क्योंकि मैंने वो सब जिया है। एक बार नहीं, 2 बार, और इस बार किस्मत ने हमें तीसरा मौका दिया है। उसके शब्द हवा में तैरते रहे। सेजल की सांसें तेज होने लगी। आरव ने कहा, तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी जब तक तुम खुद सच नहीं देख लेती। चलो, हवेली वापस चलना होगा। सेजल के मन में डर था, लेकिन कुछ उसके अंदर धकेल रहा था। एक खिंचाव जिसे वह रोक नहीं पा रही थी। वह उसके साथ बाइक पर बैठ गई। हवा बालों में उलझ रही थी पर उसका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था। वह कौन है? वह क्यों यह सब देख रही है? और आरव उससे इतना जुड़ा क्यों लगता है? हवेली पहुंचे तो दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुद खुल गया, जैसे किसी को उनकी प्रतीक्षा हो। सेजल ने धीरे से पूछा, ये दरवाजा अपने आप? आरव ने गंभीर आवाज में कहा, ये हवेली जिंदा है। ये चाहती है कि तुम सच जानो। आरव उसे एक पुराने हिस्से की ओर ले गया, जहां पर्दे सदियों की धूल से ढके हुए थे। दीवारों पर पुराने निशान थे और हवा में अजीब सा कंपन था। आरव रुका। यह वही कमरा है जहां तुमने आखिरी सांस ली थी। सेजल का दिल डूब गया। उसने अनजाने में अपनी गर्दन पकड़ ली, मानो वहां कोई पुराना घाव दर्द कर उठा हो। मैंने यहां मरा था? आरव ने कहा। हाँ, उन्हीं के हाथों, जिन्हें तुमने अपने दिल में जगह दी थी। सेजल का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब, किसी ने मुझे धोखा दिया था? आरव ने सिर झुकाकर कहा। सबसे बड़ा धोखा, सबसे गहरी चोट, और उस वजह से हम दोनों अलग हो गए, युगों के लिए। सेजल की आंखों में आंसू आ गए। कौन थी वह? कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब सुन लिया हो। आरव बोला, उसका नाम था राव्या। और उसी क्षण पास रखी एक पुरानी झूमर की चेन अचानक अपने आप हिलने लगी। तेज, तेज, और तेज। सेजल डरते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? आरव ने फुसफुसाया, वह जाग रही है। आरव ने एक पुरानी किताब खोली। उसके पन्ने पीले और नाजुक थे। एक पृष्ठ पर उभरी हुई आकृतियां बनी थी। एक योद्धा और उसके साथ एक लड़की। सेजल ने जैसे ही उस पृष्ठ को छुआ, उसके दिमाग में एक धक्का लगा। कमरा घूम गया, फर्श गायब हो गया, और वह अचानक एक विशाल मंदिर में खड़ी थी। वह खुद को ऊपर से देख पा रही थी, सफेद वस्त्रों में, गले में वही चिन्ह, बाल हवा में उड़ रहे थे। और उसके सामने खड़ा था आरव जैसा दिखने वाला योद्धा। वह मुस्कुरा रहा था, कह रहा था, सेरिया, हमारा मिलन सिर्फ इस जन्म का नहीं, समय भी हमें अलग नहीं कर सकता। सेजल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, और सब कुछ अचानक गायब हो गया। वह फिर हवेली में थी। आरव उसे थामे हुए था। तुम ठीक हो? सेजल कांपती आवाज में बोली। हमें देखा, साथ में। हम सचमुच एक दूसरे को जानते थे। आरव की आंखें चमक उठीं।
आखिरकार समय ने अपनी पहली परत खोल दी। हवेली की लाइट्स अचानक बुझ गईं। एक-एक करके गलियारों में अंधेरा पसरा और दीवारों पर लगी मूर्तियों की आंखें जैसे चमकने लगी। आरव तुरंत सेजल के सामने खड़ा हो गया। सन्नाटे में एक स्त्री की आवाज गूंजी, धीमी, जहरीली। तुम दोनों फिर एक हो गए, लेकिन यह मिलन मैं पूरा नहीं होने दूंगी। सेजल कांप उठी। ये वही आवाज है, मेरे सपने वाली। आरव ने धीरे से कहा, हाँ, वह लौट आई है। राव्या। अगले ही पल हवेली की छत पर लाल रोशनी फैल गई। हवा में अंगारों जैसी चमक और एक परछाई जो दीवार पर उभर रही थी। राव्या की परछाई, आंखें खून जैसी लाल। उसकी आवाज और तीखी हो गई, यह बार मैं जीतूंगी और इस बार तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 8, भाग्य की छठी मुहर। रात का आसमान घना था। बादलों की परतें चांद को निगलने की कोशिश कर रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने अंधकार को आदेश दिया हो कि आज उजाला नहीं होना चाहिए। आरव उसी अंधकार में दौड़ रहा था। पैरों के नीचे मिट्टी नहीं, बल्कि किसी पुरानी हवेली के पत्थर जैसे ठंडे फर्श की आवाज गूंज रही थी। उसके कानों में फिर वही धीमी, रहस्यमयी फुसफुसाहट, छठी मुहर, जागृत करो। वह फुर्ती से मुड़ा। उसके सामने दीवार पर चिन्ह चमक रहा था, एक घुमावदार सर्प जिसकी आंखें मानो जीवित हों। आरव ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस चिन्ह को छूतीं, दीवार पिघलकर धुएं में बदल गई और धुएं के पीछे एक लड़की खड़ी थी। वही लड़की, वही जिसे उसने अपने पिछले जन्म में आखिरी बार देखा था। इसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, बल्कि एक भयावह शांति थी। उसकी आंखें खुली। आरव। उसकी आवाज हवा में तैरती हुई उसके सीने तक उतर गई। तुम लौट आए हो, लेकिन इस बार भाग्य बदलने नहीं, उसे पूरा करने आए हो। आरव हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? तुम बार बार मेरे सपनों में क्यों आती हो? लड़की मुस्कुराई। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी पुराने राज का ताला खुल रहा हो। मैं वो हूं जिसे तुमने बचाया भी था और मार भी दिया था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। न तस्वीर साफ थी, न यादें, पर एहसास अचानक चाकू की तरह चुभा। मेरा जन्म तुम्हारी वजह से मिट गया और मेरा पुनर्जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी आंखें अब बदलने लगीं, काली, गहरी, अनंत। तुम्हारे हाथों से जो अधूरा छोड़ा गया था, उसे पूरा करने के लिए छठी मुहर तुम्हें ही खोलनी होगी। अचानक हवा भारी हो गई। सामने की हवेली कांपने लगी। दीवारों पर दरारें फैल गईं। लड़की ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मेरे साथ चलो, समय कम है। आरव ने अनजाने डर के बावजूद वह हाथ पकड़ लिया और फर्श अचानक ध्वस्त हो गया। दोनों अंधेरे में गिरने लगे। आरव अचानक बिस्तर से उछलकर उठ बैठा। सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। कमरा पूरी तरह शांत था, पर उसके भीतर तूफान जैसे गूंज रहा था। वो लड़की कौन थी? वो क्यों कह रही थी कि मैंने उसे मारा? और छठी मुहर। तभी उसकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। आरव। ये अनिका थी। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी।
आरव ने दरवाजा खोला तो उसने उसे एक नजर में पहचान लिया। तुम फिर वही सपना देख रहे थे, है ना? वह चौंका। तुम्हें कैसे पता? अनिका ने धीरे से कहा। क्योंकि मैं भी वही सपना देख रही हूं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम भी उस हवेली, उस लड़की को? अनिका ने उसकी बात बीच में काट दी। हाँ, वही लड़की, वही चिन्ह। और आज उसने मुझे भी एक बात कही है। आरव ठिठक गया। क्या? अनिका ने कदम पीछे खींचे, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, छठी मुहर खुलेगी, तभी दो भाग्य मिलकर एक होंगे। आरव को लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। दोनों की सांसें भारी हो गईं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दो लोग, दो सपने, एक ही लड़की, एक ही चेतावनी। कुछ तो गड़बड़ था, बहुत गड़बड़। अचानक अनिका का हाथ उसकी कलाइयों को छू गया और उसी क्षण आरव ने देखा। पुराने युग का दृश्य उसकी आंखों में चमक उठा। एक विशाल मंदिर, भीड़ चिल्ला रही थी। आरव जैसा दिखने वाला एक योद्धा किसी लड़की को कंधे पर उठाए भाग रहा था। वही लड़की जिसकी आंखों में अभी-अभी उसने अंधकार देखा था। पीछे से एक वृद्ध तांत्रिक की आवाज फटी। उसे मत ले जाओ, वह चुनी हुई है। लेकिन योद्धा ने सुना नहीं। उसकी चीत्कार, अगर वह चुनी हुई है तो उसकी मौत भी चुनी हुई होगी। और उसी क्षण एक खंजर लड़की के सीने में उतरा। वर्तमान में आरव ने झटके से हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। उसकी सांस अटक गई। नहीं, ये मैंने नहीं किया होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनिका की आंखें भी फैल गईं। तुमने भी वही देखा? इतिहास, यादें या श्राप? आरव जमीन से टिककर बैठ गया। इसका मतलब हम दोनों उस कहानी का हिस्सा थे। हम दोनों उससे जुड़े हुए हैं। अनिका की आवाज कांप रही थी। और अगर छठी मुहर खुल गई तो ये बंधन फिर से जाग उठेगा। उसी रात शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी वर्मा हवेली खुद ब खुद जगमगाने लगी। खिड़कियां खुली। अंदर पुरानी झाड़फानूस चमक उठी, कोम्पले जैसे कोई सांस ले रहा हो। और हवेली के ठीक बीचों बीच दीवार पर वही छठी मुहर जल उठी। सर्प चिन्ह, आंखें लाल, जैसे किसी की वापसी का स्वागत कर रहा हो। अंधकार के बीच एक आवाज गूंजी, वह लौट आया है। अब किस्मत बदलेगी या आखिरकार पूरी होगी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 9, वापसी उस लड़की की। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आरव और अनिका की आंखों में नींद जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। उनके सामने बैठा हुआ सच अब धीरे-धीरे पर्दे खोलने लगा था। एक ऐसा सच जिससे भागने पर भी वो हर जन्म में उसी तक लौट आते थे। 3 घंटे बाद आरव की नजर अचानक फोन की स्क्रीन पर अटक गई। वर्मा हवेली में अजीब रोशनी, स्थानीय लोग डरे। खबर अभी-अभी आई थी। और तस्वीर में वही सर्पचिन्ह, वही लाल चमक। अनिका ने अखबार स्क्रीन पर देखते ही सांस खींच ली। ये सपना नहीं था आरव, ये सब सच है। हवेली हमें बुला रही है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। या फिर कोई हमें वहां खींच रहा है। और अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी।
छठी मुहर खोलो। ये आवाज अनिका ने भी सुनी। दोनों एक दूसरे को घूरते रह गए। अब डरने का समय खत्म। अब भागना नामुमकिन। दोनों ने एक ही निर्णय लिया। हवेली चलना ही पड़ेगा। ठंडी हवा में शहर का बाहरी इलाका और भी सुनसान लग रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही रोशनी अपने आप बुझने लगी। लेकिन जैसे ही आरव ने दरवाजे को धक्का दिया, पुरानी लकड़ी खुद ब खुद खुल गई। अंदर घुप्पा अंधेरा। बस बीचों बीच वही चिन्ह जल रहा था। अनिका की धड़कन तेज हुई। ये जगह मुझे पहले भी दिखी है। आरव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यही वो हवेली है जिसे तुमने सपने में देखा था? अनिका ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन सिर्फ सपने में नहीं। मुझे लगता है कि पिछले जन्म में ये हमारी हवेली थी। आरव का दिल धक से रह गया। तुम्हारा मतलब हम यहाँ पहले भी रह चुके हैं? अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और वही लड़की भी। हवेली के भीतर अचानक हवा तेज हो गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। पर्दे उड़ने लगे। और ठीक चिन्ह के सामने धुएं की परत बनने लगी। आरव और अनिका दोनों पीछे हटे। धुआं फैलता गया, आकार लेने लगा। और फिर वही लड़की, उसी कंधे पर झूलती काली चोटी, उसी आंखों में अनंत अंधेरा। वह बिल्कुल इंसान की तरह लग रही थी। लेकिन उसके आसपास समय जैसे धीमा पड़ गया था। उसने सीधे आरव की ओर देखा। तुम दोनों आखिर लौट ही आए। अनिका कांप गई। तुम कौन हो? तुम हमसे क्या चाहती हो? लड़की ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। पहचानो, तुम दोनों ने मुझे मरने दिया था। और फिर भी तुम्हारा भाग्य मुझसे बंधा हुआ है। आरव को अचानक वह दृश्य याद आया। योद्धा का खंजर, चीखती हुई लड़की, उसका गिरता हुआ शरीर। नहीं, आरव चिल्लाया। मैंने तुम्हें नहीं मारा। वो लड़की ने उसकी बात काट दी। तुमने मुझे मरते देखा। तुम रोक सकते थे, पर तुमने नहीं किया। उसकी आंखें गहरी हो गईं, मानो सब कुछ पी जाने को तैयार। अनिका की आवाज कांपी। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उनके करीब आई। हवेली की दीवारें उसकी हर चाल के साथ कंपन करने लगी। मेरा नाम। उसने हवा में शब्द को तैरने दिया। और फिर धीरे से बोली। आद्याशा। अनिका ने नाम दोहराया। आद्याशा। लड़की मुस्कुराई। पिछले जन्म में जिसे तुमने अपनी छोटी बहन कहा था, वही हूं मैं। दोनों के चेहरे फक पड़ गए। छोटी बहन? आरव सांस रोककर रह गया। तो तुम अनिका की बहन थी? लड़की आद्याशा ने सिर हिलाया। और तुम उसके संरक्षक। लेकिन जब मेरे जीवन पर खतरा आया, तुम दोनों ने मुझे बचाने के बजाय एक दूसरे को बचाया। उसकी आंखों से जैसे समय टपक रहा था। और मैं मर गई। आद्याशा ने हाथ उठाया। सर्प चिन्ह अचानक चमक उठा। हवेली के फर्श पर एक गोलाकार मुहर उभर आई। 6 प्रतीक, जिनमें 5 बुझ चुके थे और छठा तीव्र प्रकाश में जल रहा था। ये मुहर तुम्हारे कर्मों से बनी है। आरव का गला सूख गया। इसका मतलब? आद्याशा की आवाज गूंजी। अगर छठी मुहर खुली तो तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। लेकिन अगर नहीं खुली तो तुम दोनों फिर उसी अंत को दोहराओगे।
जो पिछले जन्म में हुआ था। अनिका ने कांपते हुए पूछा, और अगर हम दोनों फिर वही गलती दोहराए? आद्याशा की आंखें अचानक खून सी लाल हो गईं। तो इस बार मैं अकेली नहीं मरूंगी। हवेली की दीवारें एकदम से टूटने लगी। फर्श कांप उठा। चिन्ह से तेज रोशनी फूटी। आरव ने अनिका को पकड़ लिया और दोनों को लगा जैसे हवेली उन्हें निगल रही है। रोशनी के खत्म होते ही उन दोनों ने खुद को एक विभिन्न युग में पाया। पुराने कपड़े, चारों तरफ जंगल, आसमान में अजीब सुनहरी रेखाएं। आरव ने सांस खींची। ये कहाँ है हम? और अनिका की आवाज घबराहट से कांप गई। ये वही युग है जहां आद्याशा मरी थी। और दूर से किसी लड़की की चीख गूंजी, मुझे बचाओ। आरव और अनिका स्तब्ध रह गए। वो चीख बिल्कुल आद्याशा की थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 10, अतीत में फंसे दो भाग्य। पेड़ों के बीच से आती तेज हवा के साथ ठंड जैसे आरव की हड्डियों में उतर गई थी। चारों तरफ एक अजीब सी गंध, मिट्टी, खून और धुएं की। मानो यह युग खुद ही उनके आने का कारण पूछ रहा हो। अनिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आरव, यह वही जंगल है, वही जगह जहां आद्याशा। उसने वाक्य पूरा नहीं किया क्योंकि दूर से फिर वही चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है। आरव और अनिका दोनों उधर भागे। झाड़ियों से निकलते ही सामने एक दृश्य ने उन्हें जड़ कर दिया। एक छोटी सी लड़की, लगभग 14-15 साल की, सफेद चोली, गले में काला धागा और आंखों में वही दर्द, वही चमक, वही चेहरा। आद्याशा, जैसे पिछले जन्म की याद किसी रूप में खड़ी हो। उसके सामने दो नकाबपोश योद्धा तलवारें उठाए खड़े थे। लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी कोहनी से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब जिद थी। पीछे हट जाओ। आरव बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। योद्धाओं ने उसे देखकर हथियार और ऊपर उठा दिए। उनके कपड़े किसी प्राचीन साम्राज्य की पोशाकों जैसे थे। चमड़े का कवच, कंधों पर चांदी के निशान। यह दृश्य देखकर अनिका का दिल उछल गया। ये सब सच्चा है, आरव। हम सच में अतीत में हैं। लेकिन प्रतिक्रिया का समय नहीं था। एक योद्धा ने आरव पर झपट्टा मारा। ब्लेड उसकी गर्दन से कुछ ही इंच दूर था कि ठक। अनिका ने बगल से उठाया हुआ पत्थर उसके सिर पर दे मारा। योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा योद्धा गुस्से में गर्जा और तलवार अनिका की ओर उठाई। पर आरव ने लड़की को एक झटके से उठाया और दोनों को पीछे ढकेलते हुए किक मारकर योद्धा को गिरा दिया। कुछ सेकंड बाद दोनों योद्धा घुटनों के बल गिरते हुए भाग गए। जंगल एकदम शांत हो गया। लड़की कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें एकटक अनिका पर टिकी थी। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अनिका उसके घुटनों के पास बैठी। हम तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हें चोट आई है। लड़की धीरे से मुस्कुराई। मैं डरती नहीं हूं। डर मुझे तब लगा था जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे। अनिका की सांस अटक गई। हम छोड़कर? लड़की ने उसकी कलाई पकड़ ली कसकर। हम पहले मिल चुके हैं। तुम दिदा हो ना? अनिका का दिमाग सुन्न हो गया। आरव के हाथ से पकड़ ढीली पड़ गई। दिदा?
उसी नाम से आद्याशा पिछले जन्म में उसे बुलाती थी। यह वही लड़की थी, वही आत्मा, वही रिश्ता। लड़की अचानक खड़ी हो गई, मानो कोई डर उसे छू भी नहीं पाया। वे लोग मुझे लेने आए थे, उसने उधर इशारा किया जहां योद्धा भागे थे, क्योंकि आज मेरे साथ वो होने वाला है जो मेरे साथ हर जन्म में होता आया है। अनिका ने घबराकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? लड़की ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था। रंग अचानक लाल पड़ गया, अजीब तरह का लाल, जैसे खून फैल रहा हो। आज की रात मेरा बलिदान लिखा है। उसकी आवाज पत्थर जैसी थी। और जिस दिन मैं मरती हूं, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। आरव चिल्लाया, नहीं, इस बार तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लड़की ने विचित्र मुस्कान दी। हर जन्म में यही वादा करते हो, पर हर जन्म में मैं मरती हूं। जंगल की हवा भारी हो गई। एक ठंडा सन्नाटा फैल गया। अचानक लड़की बोली, मेरे पीछे आओ। तुम्हें सब जानना है, हर बात। वह तेज कदमों से जंगल के भीतर जाने लगी। कुछ मिनटों बाद एक छोटा सा पत्थरों का मंदिर सामने आया। दीवारों पर वही सर्पचिन्ह जो हवेली में देखा था। अनिका बुदबुदाई, ये वही चिन्ह, हर जगह यही क्यों आता है? लड़की ने मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा। क्योंकि यह चिन्ह मेरी मृत्यु का प्रतीक नहीं, तुम दोनों के बंधे हुए नसीब का प्रतीक है। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक बड़ी गोलाकार मुहर बनी थी और उसके बीच में एक काले पत्थर का दीपक जो खुद ब खुद जल रहा था। लड़की उसके पास बैठ गई। यह छठी मुहर है। इसे खोलने के लिए तुम दोनों को यहां आना ही था। आरव ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में पूछा, अगर हम इसे खोल दें तो क्या होगा? लड़की की सांस भारी हो गई। अगर खोली तो मेरा श्राप खत्म होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। और अगर नहीं खोली? अनिका ने धीमे से पूछा। लड़की ने आंखें बंद कर ली। तो फिर वही होगा जो हर जन्म में होता आया है। तुम दोनों अलग हो जाओगे और मैं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। मैं फिर मर जाऊंगी। अचानक मंदिर की जमीन जोर से हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। लड़की चिल्लाई, वे आ गए। उन्होंने हमारी गंध पकड़ ली है। आरव बाहर की ओर भागा। कम से कम 6 योद्धा मंदिर की ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। धुएं में ढके, सर पकवच पहने। उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। इस बार वे इंसान नहीं लग रहे थे। अनिका ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। हमें भागना होगा। लेकिन लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, आज मुझे भागना नहीं। आज तुम्हें निर्णय लेना है। वह मुहर के बीच में खड़ी हो गई। दीपक की लौ अचानक नीली हो गई। छठी मुहर अभी खोलो। अभी। आरव और अनिका दोनों उसके पास दौड़े। उनके हाथ जैसे जैसे मुहर के करीब पहुंचे, आसमान से अजीब बिजली उतरने लगी। योद्धा मंदिर के बिल्कुल पास आ चुके थे। और ठीक उसी क्षण अनिका और आरव दोनों ने मुहर को छुआ। आसमान फट गया। रोशनी फूटी। समय थम गया। और मंदिर के मध्य में आद्याशा की आंखें अचानक खून सी लाल हो गईं। नेक्स्ट चैप्टर में
और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।